साथियों नमस्कार। साथियों आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अगर आज तक आपने हमारे वीडियो को पूरा नहीं देखा है, पहली बार मैं आपसे कैमरे के सामने निवेदन कर रहा हूँ कि आज आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, जरूर देखें। आपको आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं। राजनीतिक दल अगर आपको चलाना है तो अब आपको पैसे से ज़्यादा कैडर और ताकत चाहिए, सड़क पर लड़ने का मादा चाहिए। इससे हटकर अगर आप सोचते हैं कि आपके पास कोई विचार है तो वह कोई मायने नहीं रखता है। और अगर आपके पास सत्ता है तो फिर सारे संसाधन आपकी मुट्ठी में है। जी हाँ, कहाँ है? आपकी मुट्ठी के भीतर है। और राजनीति का यह तकाजा इस नए दौर की नहीं, मौजूदा वक्त की एक ऐसी पहचान है जो कहीं दूसरी जगह से नहीं मिलती है। यह निकलती है चुनाव आयोग से। एसआईआर को लेकर जो सवाल समूचे देश में है, पहली बार उस सवाल को लेकर अगर सबसे ज़्यादा बेचैनी कहीं है तो वह है पश्चिमी बंगाल में। क्योंकि जो शायद सिर्फ और सिर्फ सड़क पर ताकत या फिर संसदातों को अपनी मुट्ठी में भी कर इस बात का एहसास कराना चाहती है, कौन? राजनीतिक दल एसआईआर के सहारे। जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे और हराएंगे तो हम ही हराएंगे, या फिर हारने से बचेंगे तो हमारा कैडर सड़क पर है। यह सबसे बड़ी लड़ाई इस वक्त पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में वह भी इसलिए क्योंकि जिस तेजी के साथ बीजेपी बढ़ी और जिस तेजी के साथ उसने बिहार के चुनाव में एक इतिहास रच डाला, बिहार में सटा हुआ ही पश्चिम बंगाल है। और बिहार में भाषण देते वक्त नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री हो, अमित शाह हो, बीजेपी के सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, यह सब कहने से चूके नहीं कि बिहार के बाद नंबर पश्चिम बंगाल का है। तो पहले आप बंगाल के उस नंबर को समझ लीजिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि दरअसल चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी के भीतर इतनी घबराहट क्यों है। और उस घबराहट को चलते हुए उन्होंने आज 3 पत्नों का जो पत्र इलेक्शन कमीशन को भेजा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के नाम से उन्होंने यह पत्र भेजा है। उसमें एसआईआर को कितना खतरनाक बनाया है। लेकिन उससे पहले हमें लगता है कि मौका चुनावी है, क्योंकि 4 महीने बाद पश्चिम बंगाल में भी तो चुनाव होने हैं और उसी चुनाव के इर्द गिर्द तो इस देश की राजनीति चलती है। इस देश में जमा पूंजी उसी में तो खर्च होती है। इस देश के वोटरों के भीतर भी लालसा या उम्मीद उसी से ही तो जगती है। तो आइए जरा समझ लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2016 में यानी 2014 में प्रधानमंत्री बने और 2016 में पहली बार पश्चिम बंगाल का चुनाव जब उनके सामने आया, तो उससे पहले 2015 में बिहार का चुनाव भी आया था। बिहार का चुनाव वह जीत नहीं सके। उन्हें लगा बंगाल में सेंध लगा लेंगे, क्योंकि बिहार में उस वक्त नीतीश और लालू एक साथ हो गए, तो बीजेपी जीत नहीं पाई, सिमट गई। 50 से ज़्यादा एमएलए उसके जीत नहीं पाए। लेकिन पश्चिम बंगाल के भीतर उम्मीद और आशा थी, क्योंकि वामपंथ ढह चुका था। ममता बनर्जी पूरे उफान पर थी। ममता बनर्जी के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल का मोर्चा 2016 में पहली बार संभाला था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता लगा कि ममता बनर्जी अकेली 211 सीटों पर जीत गई और बीजेपी सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। सीट मत देखिए, यह देखिए कि बीजेपी को जो वोट मिले थे वो 7,99,760 वोट मिले थे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी को 2,45,64,523 वोट मिले थे। यानी एक लंबा चौड़ा गैप था, इतना बड़ा गैप था जिसकी भरपाई कोई कर नहीं सकता था। यह हर कोई मानकर चलेगा। लेकिन जब 2021 का चुनाव हुआ, एक झटके में जो वामपंथी 2016 में 1 करोड़ वोट पा रहे थे, जो कांग्रेसी 2016 में 67 लाख वोट पा रहे थे, वो वामपंथी खिसक कर 28 लाख पर आ गए और कांग्रेस खिसक कर 17 लाख 17.5 लाख पर आ गई। जी, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को जो सिर्फ 2016 की तुलना में 41,70,000 वोट ज़्यादा मिले, उनकी संख्या 2,45,00,000 से बढ़कर 2,87,00,000 हो गई, यानी कि 2,87,00,000 के करीब। लेकिन दूसरी तरफ कमाल हो गया। इतना बड़ा कमाल इस देश के भीतर किसी भी विधानसभा में 5 साल के भीतर कभी हुआ नहीं जो बंगाल में हुआ। जिस बीजेपी को 2016 में 78 लाख वोट मिले थे, उसी बीजेपी को 2,28,05,000 वोट मिल गए, यानी 1.5 करोड़ वोट बीजेपी के बढ़ गए। इम्पॉसिबल चीज़ थी, लेकिन वह हो गई। अब यहाँ पर असल पेच है, जब दोनों के बीच का मार्जिन घटकर 60 लाख के भी नीचे आ गया
और अब जब SIR की मुनादी बंगाल में हो चुकी है, 4 नवंबर से फॉर्म बंटने शुरू हो गए, 98% फॉर्म बढ़ चुके हैं। जो जिक्र इलेक्शन कमीशन कर रहा है कि 98% वो पर्चे बंट गए, लेकिन जमीन पर हालांकि यह हकीकत है नहीं। लेकिन फिर भी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अब उस फॉर्म को भरकर वापस भी तो लाना है। अभी उसको वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो ही नहीं है। मार्च अप्रैल में इलेक्शन होने हैं। तो इन परिस्थिति के बीच बंगाल के भीतर जो 5 सालों में वोट नेचुरल तरीके से बढ़े थे वो करीबन 74 लाख थे। जी हाँ, 74 लाख। और उस 74 लाख में सारे वोट नहीं बल्कि 1.5 करोड़ वोट बढ़ गए बीजेपी के, और टीएमसी यानी ममता बनर्जी के सिर्फ 41 लाख वोट बढ़े। लेकिन बिहार में जो कुछ हुआ उसमें 65 लाख वोट कट गए, और जो नए वोट 21 लाख जुड़े उन्होंने फॉर्म 67 भरा था। उसके आश्रय जो बढ़ा उसकी यह हकीकत है कि जहां पर सबसे ज़्यादा वोट बढ़े हैं, यानी वोट बढ़े हैं और वोट कटे हैं। वोट बढ़े बीजेपी के, कटे SIR के तहत बिहार में। अगर वहां की 50 सीटों का अध्ययन करें, जो टॉप की सीटें हैं वहां पर वोट मैक्सिमम कटे हैं। वह आंकड़ा लगभग 25,000 से लेकर 56,000 तक का है। इन 50 सीटों में 46 सीटों पर एनडीए चुनाव जीता है। सिर्फ 4 सीट महागठबंधन के हिस्से में आई है, या कहें कि बीजेपी जीत नहीं पाई है। विपक्ष के हिस्से में गई सिर्फ कितनी, 4 सीटें, क्योंकि उसमें भी 1 सीट AIMIM के पास चली गई, 2 सीट चली गई, यानी कि 1-2 AIMIM के पास चली गई। 50 सीटों का आंकलन बतलाता है जहां वोट मैक्सिमम कटे वह एनडीए के हिस्से में, वहां के भीतर मार्जिन कम था। तो इसका व्यापक अंतर एक झटके में आ गया कि वहां पर महागठबंधन सिमटती चली गई, सिकुड़ती चली गई। दूसरी तरफ 80 से 90 के स्ट्राइक रेट पर एनडीए जीतता चला गया। बंगाल के भीतर यही डर ममता बनर्जी के सामने है। वह यह कह रही है कि दरअसल जिस लिहाज से तैयारी की गई है SIR की वो इतना डेंजरस है। उन्होंने आज पत्र लिखा, लेकिन पत्र निकलने से पहले हमें लगता है इस हकीकत को पहले जान लीजिए कि लोकसभा के इलेक्शन में भी ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं थी। लेकिन 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो बीजेपी को वोट मिले उससे तकरीबन 42 लाख वोट ज़्यादा ममता बनर्जी को मिले, यानी 29 सीट्स सांसदों की ममता बनर्जी की पार्टी जीती और सिर्फ 12 सीट बीजेपी जीत पाई। 42 लाख वोट का अंतर। बीजेपी को लोकसभा इलेक्शन में 2 करोड़ 3 लाख वोट मिले और टीएमसी को 2 करोड़ 75 लाख वोट मिले थे। मार्जिन को अब जरा पकड़ने की कोशिश कीजिए। फिर बिहार में जो SIR हुआ उतनी बड़ी तादाद में जो वोट कटे, जहां पर कटे वहां एनडीए जीती। इसका असर बंगाल में किस तरीके से, इसलिए खुले तौर पर ममता बनर्जी ने चेतावनी दी, बिहार नहीं है। एक भी वोट कटा या एक भी वोट गलत जुड़ा तो फिर छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जैसे बिहार में 40 लाख वोटों का ज़्यादा आदमी को नाम निकाल दिया गया और बंगाल में भी करने वाला है कौन, चुनाव। अगर ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसा हुआ तो घेराव का, हम इलेक्शन कमीशन का घेराव करेंगे और पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा, हम नाम कटने नहीं देंगे और हम नाम डालने भी नहीं देंगे। तो ममता बनर्जी आगे बोलती है कि, और वो भली भांति जानती भी है कि इलेक्शन कमीशन का काम है SIR बनाना। SIR 2003 में बना था, लेकिन सवाल यह है कि 2003 में जब SIR बनाया गया था तो उसकी शुरुआत 3 वर्ष तक हुई थी और चली थी, यानी एक पूरी प्रक्रिया हुई। लेकिन बिहार के भीतर 2 से 3 महीने में और अब बंगाल में 2 महीने के भीतर सारी चीज़ें होनी है। इसलिए ममता बनर्जी ने जो सवाल उठाए हैं वह बहुत साफ तौर पर कहा है कि जो वक्त आप दे रहे हैं उस टाइमिंग को देखिए, इतने कम वक्त में कैसे होगा। यह एक अब नॉर्मल सी स्टेज है, अनप्लान्ड और बड़ा ही क्रिटिकल माहौल बन चुका है। ऐसा माहौल बन चुका है जिसमें अफरा तफरी मची हुई है, लोगों के भीतर भी सवाल है। यह एक डेंजरस सिचुएशन है। बेसिक तैयारी भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। दस्तावेजों को लेकर जो अनसुलझे से सवाल है उसमें हर कोई फंस चुका है और परिस्थिति यह आ गई है कि जो दबाव 2 महीने के भीतर जो काम और प्रक्रिया करनी है, जो इससे पहले 3 साल तक चला था, उसमें जो BLO है, जो सामान्य तौर पर कहीं पढ़ा रहा है, जो BLO सामान्य तौर पर कहीं पढ़ा रहा होता है, शिक्षक होता है, उस पर जो दबाव है
उसमें परसों जलपाईगुड़ी में एक महिला ने खुदकुशी कर ली, उसका नाम शांति है। ममता बनर्जी ने कहा कि 28 बीएलओ अलग अलग जगहों पर खुदकुशी कर चुके हैं। ऐसी परिस्थिति है जिसमें एक दबाव है, क्योंकि बंगाल में इससे पहले एक नमिता नाम की महिला ने भी खुदकुशी की और आत्महत्या की। मध्य प्रदेश के दतिया के स्कूल भवन में पंखे से लटका हुआ उदयभान का शव मिला। राजस्थान में बीएलओ शिक्षक ट्रेन के आगे कूद गए थे, नाम था मुकेश। केरल के भीतर सुसाइड किया अनीस ने। तमिलनाडु में इसी तरीके से कोशिश हुई। यानी एक ऐसी पूरी प्रक्रिया है जिसके साथ आज जो पत्र लिखा गया उस पत्र का मजनून खुले तौर पर इसका ऐलान करता है कि दरअसल इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है। और उस पत्र में हर बात का जो जिक्र किया गया उसमें क्या लिखा गया मैं आपको पढ़कर दिखाता हूं, लेकिन आप सुनिए। एसआईआर को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि 2026 विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में चुपचाप धांधली की जा सके। जी इसका जिक्र है, बाकी ये डेंजर सिचुएशन का तो जिक्र है ही। इसके बाद इन्होंने इलेक्शन कमीशन से आग्रह किया है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस काम को रोकने के लिए मजबूती से दखल दीजिए, जबरदस्ती के तरीके बंद कीजिए, सही ट्रेनिंग और सपोर्ट देकर मौजूदा तरीकों और टाइमलाइन का अच्छी तरह से फिर से आंकलन कीजिए। आपका पूरा सिस्टम डाउन हो जाता है, सर्वर नहीं चलता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं पता नहीं चलता है। आप लोगों के भीतर बहुत बड़ा आक्रोश है। और इसके बाद उन्होंने लिखा यह दखल ना सिर्फ जरूरी है बल्कि चुनावी प्रोसेस और हमारे डेमोक्रेटिक ढांचे की ईमानदारी को बचाने के लिए बहुत ही जरूरी है। और 3 पन्नों का यह लेटर उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में भेज दिया। ममता बनर्जी के इस पत्र को आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी अपने सहयोगियों को दिखाया और कहा कि हमने भी तो 40 पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था और कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगानी होगी। सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टाइल में है, सुप्रीम कोर्ट अपने स्टाइल में अपनी रफ्तार में, वैसी रफ्तार जिसमें बिहार में होने वाले एसआईआर को लेकर सवाल खड़े किए गए और बिहार चुनाव खत्म हो गया, लेकिन फैसला आज तक आया नहीं है। उसी सुनवाई के बीच तमिलनाडु की भी सुनवाई को जोड़ दिया गया। यानी इस देश के भीतर उसकी ठीक समांतर कांग्रेस ने अपील किया, इसलिए नहीं की क्योंकि वह जानती है कि दरअसल कांग्रेस जो अपील करेगी उसका जवाब नहीं आएगा। और इलेक्शन कमीशन जब जवाब नहीं दे रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट बिहार को लेकर जब फैसला नहीं दे पाया तो फिर फैसला कैसे देगा। शायद इसलिए आज राजस्थान के भीतर जयपुर की सड़कों पर जो नज़ारा उभरा, यूथ कांग्रेस का उसने खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि दरअसल अब यहाँ राजस्थान में भी जो एसआईआर हो रहा है कि वहाँ पर भी एक बीएलओ ने खुदकुशी की। उसके खुदकुशी के पत्र को अभी तक सामने लाया नहीं गया, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो जानकारी है उसमें काम का दबाव बताया गया। अब ध्यान दीजिए कि बिहार के भीतर एनडीए की सरकार थी, बीजेपी नीतीश कुमार के साथ थी, लेकिन बंगाल में तो ऐसा नहीं है, तमिलनाडु में तो ऐसा नहीं है। और अगला सवाल यह है कि खास तौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी के ठीक सामने कांग्रेस खड़ी है। दोनों के बीच वोट परसेंटेज बहुत कम इधर उधर है। यानी एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें क्या वाकई एसआईआर के बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम आए, जिस तरीके से बिहार में आए, उसी दिशा में अगर राजस्थान के अगले चुनाव में वही परिस्थिति बनी है, प्रदेश में वही परिस्थिति बनती है, तो फिर इतना बड़ा गैप होगा कि आप उन वोटरों को अपने साथ जोड़ भी नहीं पाएंगे और वोटर अपने तौर पर कहेंगे कि हम उधर नहीं इधर खड़े हैं, इधर नहीं उधर खड़े हैं। इसलिए हमें लगता है कि जयपुर की सड़कों पर जो कांग्रेस प्रक्रिया के यूथ कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया और एसआईआर का राजस्थान में भी पूरा विरोध किया। तो साथियों, हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि जहां पर बराबर की स्थिति है, मान लीजिए वोट है 10, जीतने वाले पार्टी को वोट मिलते हैं 6, हारने वाली पार्टी को वोट मिलते हैं 4। एक बार राजस्थान में कांग्रेस, एक बार राजस्थान में बीजेपी। यानी कि डामाडोल वोट कितने होते हैं? 2। कितने वोट डामाडोल होते हैं? 2। उसमें से अगर कांग्रेस का एक वोट काट दिया एसआईआर के तरीके से तो कांग्रेस के वोट रह गए 3, बीजेपी के हो गए 6। लेकिन अगली बार जब कांग्रेस की जीतने की बारी आएगी, 6 में से एक वोट डामाडोल होगा तो कांग्रेस के पास आए 4, बीजेपी के पास आए 5। भविष्य में कभी कांग्रेस बीजेपी को हरा नहीं पाएगी। नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। सड़कों पे आओ, संघर्ष करो और इस मुश्किल वक्त के अंदर देश को, कानून को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आप सभी लड़ाई करो।